बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए जो खुफिया राय शुमारी है उसका सिलसिला जारी है। 5 मिनट के लिए पोलिंग को रोका गया, हंगामा आराई हुई और जिस तरह से हमने देखा पंजाब के अंदर एक आईनी बहरान रहा। उस बहरान के अंदर कुछ हद तक उसमें कमी तो आई, लेकिन स्पीकर के जो इंतखाब है उसके मामले के ऊपर हंगामा आराई का सिलसिला जारी है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर अब से कुछ देर बाद हकीकत और सूरत हाल वाजे हो जाएगी कि स्पीकर का इंतखाब हुआ, कौन जीता, इसके अंदर किसकी अक्सरियत रही और इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या कुछ हुआ, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक चीज जो वाज़ेह है जिसमें हम आज बात करते हैं वह पाकिस्तान की अब तक माशी सूरत हाल और ऐसी सूरत हाल के अंदर आर्मी चीफ का अमेरिका से IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त की गई है और यह कहा गया है कि IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो तो पाकिस्तान से हो गया, लेकिन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की जो किस्त पाकिस्तान को मिलनी थी वो ताहाल ना मिल सकी। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास है वो अब तक नहीं बुलाया जा सका और इसी की वजह से डॉलर की जो उड़ान है वो ऊंची से ऊंची तर होती जा रही है। गो कि आज डॉलर 239 पर आ गया, लेकिन ये कोई हौसला अफजा या कोई बहुत ही ज्यादा कोई खुश होने वाली बात नहीं है। इंडिया यही मिल रहा है, खदशा इस बात का है कि हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में मजीद इजाफा करनी जा रही है। बिजली की कीमत में मजीद इजाफा तो होता ही रहा है और हो रहा है। ये जो मुश्किल फैसले हैं आखिर ये कब तक किए जाते रहेंगे और विफाक के अंदर जहां पे अब मुत्तहदा हुकूमत अब विफाक तक महदूद होकर रह गई है उसके पास ऑप्शंस क्या हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की होशरुबा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि खैराती रकम से पार्टी यानी PTI को फंडिंग होती रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम से किसी भी पार्टी की फंडिंग हो सकती है। दूसरी तरफ हम यह देख रहे हैं कि इदारों पर तनकीद और दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह हिकमत अमली अपनाई, वहीं इस वक्त जो है वो मुत्तहदा हुकूमत और खास तौर पर नून लीग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहती है अगर फॉरेन फंडिंग का जो केस है जो कि महफूज किया हुआ है, जिसका फैसला अगर उसका सिलसिला उसका फैसला नहीं सुनाया जाता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जाके धरना दिया जाएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर तनकीद का निशाना बना रही है और यही तज्जियाकार कहते हैं कि गो के फॉरेन फंडिंग का मामला, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि ECP को भी दबाव में लेकर आए और जिस हद तक जितने दिन तक इस फैसले को मौखर रखा जाए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। एक चीज और, शेख रशीद साहब ने एक बात कही है, वो सियासी भड़क है, सियासी शुरली है या हकीकत है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जल्द इंतखाबात की मुल्क में बाज़गश्त बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये चाहती है कि मुल्क में जल्द इंतखाबात हो जाएं। क्या PTI महज इसलिए यह बात चाहती है कि इस वक्त उसका बयानिया लोग इसको बाय कर रहे हैं, लोगों की हिमायत, लोगों की सपोर्ट उनके साथ है, जिसका नतीजा पंजाब असेंबली के बाय इलेक्शंस के अंदर पंजाब के अंदर हमने देखा, जिसका नतीजा भी सामने आया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मकसद को, इस मौके को अपने हक में लाना चाहती है? इन्हीं मौजूआत के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलिया हमजा मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो एक बात बता दीजिए, कहा यह जा रहा है कि यह जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जब तक यह ठीक नहीं होगा माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सियासी अदम इस्तेहकाम कैसे खत्म होगा? कोई इस्तेहकाम की नौबत, कोई सूरत हाल आपको नजर आती है और आपकी जमात भी किसी इदारे को दबाव में लाने का इरादा रखती है क्या? देखें, ये बात तो ठीक है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो माशी अदम इस्तेहकाम भी रहेगा और माशी इस्तेहकाम को अगर हमने हासिल करना है तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। अब सियासी इस्तेहकाम कैसे होगा? देखें, एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा देने में अदलिया ने भी किरदार अदा किया। ये पंजाब के जो बाई इलेक्शन हुए और उसके बाद वज़ीर आला का जो इलेक्शन हुआ, इसने पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाया, सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाया, फासिलों को बढ़ाया और एक्सट्रीम पोजीशन लेने पर मजबूर किया पॉलिटिकल पार्टीज को। आप कह रही है सुप्रीम कोर्ट ये का सुप्रीम जो कोर्ट फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि हमने इन लोगों के डिसीट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका वोट नहीं गिनेंगे, ये गलत था, ये गलत था। अगर उस वक्त आप सदारती रेफरेंस के मामले पे बात कर रहे हैं, जो पहले उनका जो तशरीह आई, जिसकी जो इन्होंने
हमजा शहबाज का इलेक्शन हुआ, उसमें पीटीआई के लोगों ने इन्हिराफ किया पार्टी पॉलिसी लाइन से और उनको डिसीट कर दिया और उनके वोट को नहीं गिना गया और उनकी जगह पर इलेक्शन हुआ और फिर उसके बाद दोबारा वजीर आला का इलेक्शन। ये गलत था। अगर ये चीज़ ना होती, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम आपका वोट नहीं गिनेंगे। डिसीट करना है, ये दुरुस्त था, लेकिन वोट ना गिनने से क्या होता? वोट ना गिनने से यह हुआ कि इलेक्शन के बाद दोबारा वजीर आला का इलेक्शन हुआ। अगर ये वोट गिन लेते, उसके बाद वो जाके वापस आ जाते, जैसे अब 15 आए हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मूव करते। नो कॉन्फिडेंस अक्सरियत जिसके पास होती उसके मुताबिक चला जाता। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होता, उसने सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाया। फिर आपने मुख्तलिफ एक्सट्रीम पोजीशन लिए और खुद फैसलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने तस्लीम कर लिया। तो हमारे यहाँ अदलिया जो हैं वो मसलों को हल कर दें, सियासी कशीदगी को कम कर दें और अपने फैसलों के ज़रिए से यकसुई देने के बजाय उसको बढ़ावा देती है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं और एक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो बनाएंगे नहीं तो ये मुल्क नहीं चलेगा और उसके नतीजे में हमारी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त हकीकत यह है कि गरीब आवाम तंग है। एक तो महंगाई की एक गज़ाब है, दूसरा सैलाब की जो एक डिज़ास्टर है, एक कैलेमिटी है, उसके साथ साथ ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसने मुल्क को एक शदीद बहरान से दो चार कर दिया है। इसका रास्ता सिर्फ ये है कि हम मिल बैठने के लिए कोई सूरत निकालें, सियासी जमातें आपस में बैठें और एक कम से कम एजेंडे पर, जो इश्तिराक का एजेंडा है, इश्तिराक के इकदाम है, उसके ऊपर कोई सूरत बनाए। तो वो तो यहाँ पे तनकीद कर रहे हैं ना, दबाव में आ रहे हैं। कभी एस्टैब्लिशमेंट होती है, कभी इलेक्शन कमीशन होता है, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चाहे वो कोई भी जमात हो। इस वक्त जो फॉरेन फंडिंग का मामले के ऊपर है, नून लीग कहती है एहतजाज कर देंगे जाके अगर फैसला उन्होंने जल्दी से। निहाल साहब, मुझे सर आप ये बताइएगा, पंजाब आपके हाथ से निकल गया, यानी अब इसके मतलब यह कि पीटीआई जो है वो पंजाब और केपी के दो जगहों से दबाव बढ़ाएगी। जल्द इंतखाबात की वैसी बात हो रही है। अब मरकज के अंदर मुत्तहदा हुकूमत और खास तौर पे पीएमएलएन इस वक्त फ्रंट फेस के ऊपर है। वफाकी हुकूमत के पास ऑप्शन क्या रह गए हैं? क्या मुश्किल फैसले सिर्फ आपकी जमात से ही करवाने, सारे मुश्किल फैसले आपने करने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई, मैं सेनेटर साहब के सारी बातों से 100% मुत्तफिक हूँ, मगर आपको एक बात बताता चलूँ। हफीज जालंधरी ने एक अशार पढ़ा था, जाग मेरे पंजाब कि पाकिस्तान चला। इसको गौर से सुनिएगा, बार बार देखिएगा। पाकिस्तान का अलमिया ये नहीं है कि कौन सियासतदान क्या कर रहा है। 2012 से जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इस मुल्क में हुई, कभी एक इस्लामाबाद का धरना, कभी दूसरा घिराव, कभी तीसरा घिराव, कहाँ से आते थे फंड्स, कौन करता था वो फंडिंग, कभी चाइनीज को वापस भेजना। आज फाइनेंशियल टाइम्स में बहुत कुछ आ गया है, अभी बहुत कुछ और आना है। वो जो सियासत नहीं करते, वो जो पाकिस्तान के सारे पर्क्स प्रिविलेजेस के मालिक हैं, उनके बारे में बहुत कुछ आना है। नवाज शरीफ का तो आपको क्या फायदा होगा? ये आपने बीच में बोला, मुझे पसंद नहीं है ये बात। आज तो बड़ी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मैं तो एक बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं, बताए ना आपको क्या फायदा होगा। फरीद साहब, अब मैं क्या बोलूं, मैं कोई बात ही नहीं करना चाहता हूं। चले ठीक है, कोई नहीं फायदा, आप बात नहीं बात करें। एक बात है ना, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती है निहाल भाई। देखे ना, वक्त महदूद है। मैं अपने मुल्क, अपने मुस्तकबिल 22 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं। आप बीच में कह रहे हैं मुझे क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा। ये फायदों का गेम नहीं है, ये पाकिस्तान के वजूद का मामला है। ये पाकिस्तान के साथ जो साजिश हो रही उसका मामला है। ये मामला ये है कि पाकिस्तान एक दिन में यहां नहीं पहुंचा है, ये पाकिस्तान को लाया गया यहां पे। अब भी हमें होश लेना चाहिए, ये सिर्फ सियासतदानों का मामला नहीं है, एक बड़ी गहरी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को इतना मकरूज कर दो कि पाकिस्तान अपनी जौहरी ताकत खो दे। पाकिस्तान को इतना मकरूज कर दो कि 295C चेंज कर दिया जाए। पाकिस्तान को इतना मकरूज कर दो कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन जाए। और आपको एहसास है हम किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं? बलूचिस्तान और केपी डूब गया। ना वफाक को फिक्र है, ना पंजाब के हुकूमत को फिक्र है, ना केपी को फिक्र है, ना बलूचिस्तान को। एक भी शहरी, अमेरिका के एक शहरी परेशान होता है
अमेरिका पूरी हुकूमत हिल जाती है। कल मैंने वीडियोस और क्लिप्स देखे हैं, मेरे बलूचिस्तान और केपी की माएं डूब रही हैं। कभी किया उसने प्रोग्राम आप लोगों ने? किसके कहने पे प्रोग्राम करते हैं आप लोग? और ये जो हमारा मीडिया भी करता है ना, ये अपनी बेचता है चूरन। पाकिस्तान को सोचो आप लोग। स्पीकर, अरे आज है कल नहीं होगा स्पीकर। वजीर आला आता है जाता है, वजीर आजम आते हैं और जाते हैं। पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान पे बात करें, इसकी इकोनॉमी पे बात करें, इसके गवर्नेंस पे बात करें, इसके पार्लियामेंट पे बात करें, इसको लूटने वालों पे बात करें, इसके खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ बात करें। उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, उन्हीं चीजों के ऊपर है। लाजी बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी आ नहीं रही है, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपके पास जो है आपकी है ही नहीं। मैं उसी चीज के ऊपर आज बात कर रहा हूं ना। पॉलिटिशियंस आपस में मिलके बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। मैं बिठाऊंगा पॉलिटिशियंस को? कौन बिठाएगा? कौन बिठाएगा साथ में? आपके साथ दूसरी जमातों को कौन बिठाएगा? पाकिस्तान के इन तमाम लोगों को, पॉलिटिशियंस को मैं बिठाऊंगा? मैं प्रोग्राम कर सकता हूं अवाम के सामने, तमाम आप लोगों को बिठा के बात करवा सकता हूं। आप लोग आज बैठिए, आज कहिए, आप लोग आज बैठे, आप लोग कहें, आप लोग के सब लोग बैठते हैं, क्यों नहीं करते? आज पंजाब असेंबली के अंदर स्पीकर के मामले के ऊपर कौन सी जमात है? पॉलिटिशियंस को जेल में भेजे, पॉलिटिशियन को आप चोर कहे, डाकू कहे, उनको भी कहे ना जिन्होंने लूटा इस मुल्क को। तो सबकी बात हो रही है। निहाल साहब, मैं आलिया साहबा की तरफ आता हूं। चले, आपने इसके ऊपर बात कर दी ना, मैंने आपको टाइम दिया, मैं आलिया साहबा से बात करता हूं जरा इसी चीज पे। आवाम को गुमराह कह रहे हैं ये बात। मेरे प्रोग्राम का नाम निहाल साहब जमहूर है, और जमहूर की बात मैं करता हूं, और जमहूर की बात करता रहूंगा। मैं जमहूर तक पहुंचाता रहूंगा मैं, और यही सारी चीजें पहुंचाऊंगा। आज भी पहुंचाता रहा हूं, कल भी पहुंचाया, हमेशा पहुंचाता रहूंगा ये सारी बातें। तो फिर सच बताना शुरू कर दूं? मैं चले आता हूं, आलिया से बात करते हैं, बस फिर बात लंबी हो जाएगी। करें फाइनेंशियल टाइम्स पे, करें अबराज ग्रुप पे। मैं कर रहा हूं ना, मैं बात इसी पे करता हूं, मैं बात इसी पे करता हूं ना। लेकिन जब बात होती है इन चीजों के ऊपर, तो फिर एक अपनी तरफ की बात, अपनी पसंद की बात आप चुन लेते हैं, आपसे मुराद बाकी लोग, और फिर उसी के ऊपर बात करते हैं। आलिया, मुझे बताइएगा जरा, ये जो इस वक्त रिपोर्ट आई है फॉरेन फंडिंग वाले मामले के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाने वाली बात है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कहा जाता है, तनकीद की जाती है कि पीटीआई इसलिए तनकीद का निशाना बनाती है ताकि इदारों से अपने मर्जी के फैसले लिए जाएं। एक और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आ गई जिसके ऊपर अब आपकी पार्टी के ऊपर एक सवालिया निशान है कि यह खैराती जो रकम थी उससे पार्टी फंडिंग कैसे की जाती रही है। मैं चाहूंगा आप अपने इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरीद साहब। फरीद साहब, मैं पहले कुछ और बात करना चाहती हूँ जो इससे बड़ी बात है, और वो उसके बाद मैं फाइनेंशियल टाइम्स पर आऊँगी क्योंकि वो तो मसला 18 से 20 करोड़ का है, उस पर तो मैं आ ही जाती हूँ। और वो मुझे लगता है कि ये मतलब मट्टी पाव प्रोग्राम है इन लोगों का जो चीज़ों का। सबसे पहले तो मैं सेनेटर मुश्ताक साहब से पूछना चाहती हूँ, ये जो इतनी सारी बातें करें, स्टेक क्या है इनका पंजाब के अंदर? ये जो आकर ये कह रहे हैं और फैसलों के ऊपर ये एतराज करें और ये कह रहे हैं कि जी वजीर आला भी नहीं होना चाहिए था, इंतखाबात से भी प्रॉब्लम हुआ, यानी अवाम के मैंडेट से भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, अवामी वजीर आला मुंतखब करने से भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। बेसिकली इनका स्टेक पंजाब में है ही नहीं। ये तो एक केपीके की सीट लेकर वहां से सेनेटरशिप, एक इनकी असेंबली में सीट है, नेशनल असेंबली में एक इनकी सेनेटरशिप है सेनेट के अंदर, और उसके बाद ये आकर इस पर एतराज करेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आई एम सॉरी टू से। अब आ जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने तो वो खबर पढ़ी, दोबारा पढ़ी, और तीसरी बार जब मैंने पढ़ी तो मुझे बाहैसियत एक पाकिस्तानी, छोड़ दें सारा कुछ, बाहैसियत एक पाकिस्तानी आज मेरा सर शर्म से झुक गया कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फोन करके दरख्वास्त करनी पड़ी कि आईएमएफ से कहें कि रकम पाकिस्तान को जल्दी दिलवाएं। यानी कभी हमने ये सोचा है कि एक एटॉमिक पार, दुनिया की छठी बड़ी फौज का सरबराह, लाजवाब एयरफोर्स है हमारे पास, बेहतरीन बैरी फौज है, 22 करोड़ अवाम का इस्लामी मुल्क, न्यूक्लियर पावर, वो यहाँ पर डिफॉल्ट होने के करीब है। और हम 3 साल पुरानी खबर जो 3 साल पहले फाइनेंशियल टाइम्स में 2019 पर आई थी, आज टाकी शाकी मारकर उस पर बात करना चाह रहे हैं। मतलब ये क्या तजर्बाकारी है? मैं ये टाकी शाकी किसने मारी? एक सेकंड, मैं एक सेकंड, फरीद साहब एक सेकंड। थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अवाम के समझने के लिए बात है। प्लीज मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे डिस्टर्ब चले, आप कहिए। इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें हो रही हैं, जो मुल्क के लिए बात हो रही है, हम उस पर अब बात करें। ये यहाँ पर होता क्या है, मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात होती है, किसकी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। अगले दिन सऊदी अरेबिया फंड्स वापसी की मुद्दत को बढ़ा देते हैं।
चीन का दौरा करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगले दिन चीन $2 अरब का कर्जा पाकिस्तान को दे देता है। अब अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी से फोन पर बात हो रही है कि जी IMF से पैसे दिलवा। कोई शर्म आती है हम लोगों को? मुझे तो ये समझ में नहीं आती ये कौन सी पाकिस्तान में आपके कौन दौरे हुकूमत में आर्मी चीफ सिर्फ एक सेकंड कौन लड़े सिविलियन सुपरमेसी की जंग? देखें जी, मैं आपको बता रही हूँ, खारजा पॉलिसी पर एक इमेज था इमरान खान साहब का जिसे पूरी दुनिया मानती थी। OIC के 2 इजलास देख लें, UN के अंदर उनकी तकरीर देख लें, वो बोलते थे और पूरी दुनिया उनको सुनती थी। शायद यही तो प्रॉब्लम थी कि एक इतने बड़े स्टेचर का बंदा कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। फिर इन्होंने क्या किया, पहले अच्छे खासे मुल्क को तबाह करो, उस मुल्क के अंदर फिर ये शुरू कर दो कि जी हम तो बड़े काबिल हैं, हम तो बड़े काम करें, तो ये अब ये नहीं चलेगा कि यहाँ पर FA पास इस मुल्क को चलाएंगे, सिविलियन बालादस्ती तो आएगी। पहली बात आ जाए, अब जो मैं बात करी थी, मैं ये 2000 मुझे ये खैराती रकम से पार्टी फंडिंग का बता दीजिए। इससे भी तो सर शर्म से झुकना चाहिए था ना। के ऊपर आ रही हूँ मैंने फरीद साहब एक सेकंड, अगर आप लोग मेरी सुन लेंगे तो मुझे भी कोई मौका मिल जाएगा आपकी सुन बात करने का। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है 25/10/2019 की। अच्छा। जरा उसको जरा स्टडी जरूर कर लें और उस स्टडी करने के बाद एग्जैक्ट उसका कॉपी पेस्ट किया गया है फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अंदर। यानी वही बयानियां टाकी शाकी मारो, उसी के ऊपर दोबारा कॉपी पेस्ट करो और आज पूरे मुल्क के अंदर पूरे टॉक शोज, पूरे व्हाट्सएप मीडिया, पूरा व्हाट्सएप सहाफी एक ही बात शुरू कर दे, फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। ECP उस केस के ऊपर लिख चुका है कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग होता है कि आपको इस्राइल, आपको इंडिया, आपको अमेरिका या कोई भी आउटसाइड कंट्री आपको फंड करी है, वो प्रूफ नहीं हुआ है। अगर वो कहीं पर प्रूफ हो रहा है तो वो पीपल्स पार्टी के केस में हो रहा है या वो जमात ये जो JUIF के केस में हो रहा है जिन्होंने लिबिया से अपनी पार्टी के लिए फंड किया था। क्लियर हो जाएगी क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इस सारी जमातों का रिजल्ट ना आ जाए। भाई आप फवाद चौधरी साहब की बात बाद में, मैं अपना तो केस पहले अवाम को बता लूं, मैं अपनी तो क्लैरिफिकेशन मेरे भाई दे दूं। सादा सा इस केस के अंदर है जो अवाम भी समझदार हो गई है। मेरे ख्याल में हम मीडिया से भी आगे निकल गए, सियासतदानों से भी अवाम आगे निकल गई है। उन्होंने ये डिग आउट भी कर लिया कि ये कब की खबर थी। उन्होंने डिग आउट भी कर लिया कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। उन्होंने डिग आउट भी कर लिया है कि मार्क सीगल से पीपल्स पार्टी के अकाउंट में अमेरिकी स्टेट उससे कैसे पैसे आए थे, या आपस में जो जस्टिस खोसा कहते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए PMLN का अकाउंट यूज हुआ है। तो ये सारी चीजें जिन पर बात होनी चाहिए फॉरेन फंडिंग पे, हमारी प्रोहिबिटेड फंडिंग है जिसकी बात हो रही है वो $18 से $20 की है। वहां पर एफिडेविट दिया जा चुका है ECP के अंदर कि ये लीगल तरीके से आई है, कानूनी तरीके से आई है। उसका आलिया उसका ना, उसके लिए केस आप तो प्ली कर देंगी लेकिन उसका जो डिसीजन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में महफूज है। लेट द केस बी डिसाइडेड, लेट द केस कम एंड लेट द केस बी पब्लिक। डिसीजन आ जाए उस चीज का। मैं मुश्ताक साहब आपकी तरफ आता हूं, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आ जाते हैं, देन मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा इस पर बात करने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इस चीज के ऊपर मजीद बात करते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर साहब आप कुछ फरमाना चाह रहे थे और दूसरी बात फॉरेन फंडिंग पे सर आपकी जमात का क्या? मैं करूं, देखें मैं तो एक उसूली बात कर रहा था, पता नहीं आलिया साहिबा वो क्या समझ आ गई। वो तो खुद बार कौंसिल भी मान रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं है कि आप किसी का वोट नहीं गिनेंगे। ये कम से कम दस्तूर पढ़ लें, 63A के अंदर वो देख लें, वहाँ ये है ही नहीं। मसला तो इनका यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं है। वहाँ ये है कि जो लोग पार्टी पॉलिसी लाइन से इनहिराफ करें। फैसला कहाँ से आ गया फिर? यही तो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया। यही बात वो मैं कह रहा हूं कि जो चीज वो खुद उन्होंने लिखा है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर रहा हूं। भाई तुम कौन हो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने वाले? कम से कम इनको ही पढ़ना। एक चीज तो है। दूसरी बात यह है कि मैं इन टॉक शोज में ब्लेम गेम नहीं करता, मैं हमेशा से कंस्ट्रक्टिव डिबेट करता हूं, लेकिन मैं इनके सवालों का जवाब दूंगा। एक उन्होंने कहा कि आपका स्टेक पंजाब में क्या है। देखें ये पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन होते हैं। 2002 में हम MMA में 70 थे, इनका खान अकेले आता था कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट में इनका कोई भी नहीं था। बाकी इन्होंने कहा कि आपका पंजाब में स्टेक नहीं है। ठीक है, आपने खुद जो पंजाब में स्टेक बनाया है
ऐसा स्टेक से तो मैं कह रहा हूं ना स्टेक होना बेहतर है। जिस शख्स को आप कहते रहे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उनको आपने पंजाब का सबसे बड़ा ओहदा दिया है, ये आपकी उसूल पसंदी है। और या आप ये देख लें, ये कहते हैं जमहूरियत कहाँ है, और ये आर्मी चीफ क्यों IMF से दरखास्त कर रहे हैं। खुद इमरान खान की ये इंटरव्यू है कि मेरे बजट तो एजेंसियां पास करती थी, मेरे इत्तेहादियों को वो एजेंसियां लाती थी, इंश्योर करती थी कि हमारी तादाद जो है वो पूरे हो जाए। और मैं पूछना चाहता हूँ आर्या साहिबा से कि ये जो मलिक रियाज को 40 अरब रुपए जुर्माना हुआ बरतानिया के अंदर, और वो पैसे पाकिस्तान आ गए, तो आप लोगों ने वो पैसे किया उसका जवाब तो जरा दें। फॉरेन फंडिंग पे दीजिएगा, मैं फॉरेन फंडिंग पे आता हूं। देखिए, फॉरेन फंडिंग केस में मुद्दई कौन है? फॉरेन फंडिंग केस में मुद्दई अकबर इस बाबर है। वो कौन है? वो PTI का फाउंडर मेंबर हैं, वो सुल्तानी गवाह हैं, वो खुद कहते हैं कि यह सब कुछ हुआ है और इससे ज्यादा हुआ है जो कुछ इलेक्शन कमीशन में हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना चाहिए। और फॉरेन फंडिंग तो इस वक्त आप जो इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है या फिर PTI है, जो दोनों जो इदारों इलेक्शन कमीशन को तनकीद, क्या दोनों ही दबाव बढ़ा रहे हैं? यही तो मसला है ना कि जब एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ होती है तो मुहिब वतन होती है, जब आपके साथ नहीं होती तो मीर जाफर और मीर सादिक होती है। जब लोग आपकी तरफ आते हैं तो वो नजरियाती होते हैं, जब दूसरी तरफ जाते हैं तो वो लोठे बन जाते हैं। जो सहाफ़ी आपके पास होते हैं वो इनकिलाबी होते हैं, जो आपके पास नहीं होते वो लिफाफे वाले होते हैं। ये जो सेलेक्टिव स्टांस होता है ना, ये सेलेक्टिव स्टांस उसूल पसंदी नहीं है। ये प्रॉब्लम करता है। निहाल साहब, फॉरेन फंडिंग वाले मामले के ऊपर क्यों दबाव बढ़ा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या जल्दी है आपको फॉरेन फंडिंग के ऊपर कि वो फैसला सुना दे अपना? देखें फरीद साहब, हमें जल्दी नहीं है, मगर पाकिस्तानी कौम को जल्दी है। 7 साल बहुत होता है मेरे भाई, और अगर ये चीजें एक बार सेटल्ड हो जाए तो हमें पता चलेगा कि हमारे मुल्क का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। कौन लोग ऐसे लोगों को फंडिंग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम लाएं, जो पाकिस्तान से CPAC को रिरूट करें, जो अबराज के कशकोल लेके पूरी दुनिया में घूमता हूं। कौन जाली सादिक और अमीन है? कौन चाहता है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं? कौन हमारे अफवाज को मलायन करता है, इदारों को मलायन करता है? कौन होता है जो कहता है कि कभी मजहब का नाम ले लो, कभी आज़ादी का नाम ले लो, कभी अमेरिका का नाम लो? कौन है ये आदमी? कहां से आया? कौन था? किसने परवान चढ़ाया? वो खुद कहता है कि मेरे पास तो ईमान ही नहीं था जब मैं पहले आया था, अब मुझे ईमान आया है। कौन है सादिक अमीन? आप मुझे बताएं ना कि पैनामा में 452 लोगों के नाम से सिर्फ नवाज शरीफ का ट्रायल क्यों हुआ, बाकी 451 कहां गए? जो मुश्ताक भाई बात कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं ना। और माइंड सेट देखें कि आप होते कौन है पंजाब में मुदाखलत? अरे भाई, पूरा पाकिस्तान मुश्ताक का है। सेनेटर मुश्ताक पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदा है, वो जो चाहे बात कर सकता है। आप तकसीम करने की बात करते हैं। आप जो लोग पार्टियों को तकसीम करते हैं, पार्लियामेंट को तकसीम करते हैं, वो पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं पाकिस्तान से, इनका इंटरेस्ट है अबराज ग्रुप से, इनका इंटरेस्ट है उन चंदों से, इनका इंटरेस्ट है उन फॉरेन फंडिंग से। ये हमारा हक है कि हम जाने, अगर ये हक दिया आज इमरान के लिए या PTI के लिए, निगरान जज क्यों नहीं बन रहा? आज 6 महीने का टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा? आज ये क्यों नहीं तय किया जा रहा कि 3 महीने के अंदर अंदर फॉरेन फंडिंग को खत्म होना चाहिए था? आज एक बेंच क्यों नहीं बनाया जा रहा है? आज ये जो पूरे दुनिया में, हम नहीं कह रहे, ये फाइनेंशियल टाइम्स कर रहा है, पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है कि क्रिकेट का सट्टा खेला जा रहा है। बताएं ना हमें, आज क्यों नहीं बताते? आज आप पंजाब जीत गए, डाकू को लेके आ गए पंजाब पे, बात कर रहे हैं आप। कल तक आपने कहा था ये डाकू है सबसे बड़ा, आज वो सबसे बड़ा आपका हिमायती है। तो डाकू का दोस्त डाकू होता है। ले लेते हैं जवाब, आलिया साहिबा से जवाब ले लेते हैं। आलिया साहिबा ने साबित किया है, ये पीरनी ने साबित किया है, ये मनी गाला ने साबित किया है, और ये साबित किया मलिक रियाज के उस जहाज ने जो लेके गया था परवेज दिलाई साहब। निहाल साहब जवाब ले लेते हैं, आलिया साहबा से जवाब ले लेते हैं इस चीज का। वैसे आलिया साहब कह चुके हैं जो फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट टाकी टुकी मार कर रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट कर दी। आलिया साहब अपने स्टांस को, इस चीज को, जो बातें हुई हैं, मैं चाहूंगा इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। 2 मिनट आपके पास है, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा आपको, बोलिए। अच्छा जी, मुझे एक बात बता दे, 63A इन्होंने पढ़ा है और 63A की तशरीह इन्होंने पढ़ी है।
उसमें लिखा हुआ क्या है? मतलब अगर मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मैं एक इंजीनियर वो करके सादा अंग्रेजी के अंदर उसके अंदर पार्लिमानी पार्टी लिखा है, यानी यहाँ पर पार्लिमानी पार्टी ने ये कहा कि आपने चौधरी परवेज इलाही हमारे कैंडिडेट है, उनको वोट देने हैं। उनको वोट नहीं दिया, हमजा शहबाज को वोट डाले उन्होंने 25 लोग ना अहल हो गए। यहाँ पर पार्लिमानी पार्टी ने 10 लोगों ने फैसला किया कि उन्होंने परवेज इलाही को वोट देना, उन्होंने परवेज इलाही को वोट दिया, वो काउंट हो गए। ये सादा सी बात है। उसके बाद पार्टी हेड का रोल आता है, जब वो लोग डिफेक्ट कर जाए तो उसकी सजा के लिए इलेक्शन कमीशन को उन्होंने देना है। ये 63A की डेफिनेशन है और यही 63A में कहा जा रहा है। सादा अल्फाज में पढ़े, अंग्रेजी में पढ़े, उसका तर्जुमा करवाएं, यही लिखा हुआ है। अब इसको ये जिस तरह सेनेटर साहब कह रहे हैं कि उसमें कहां लिखा है कि वोट काउंट नहीं होंगे। मैं कोई अदालत की एक सेकंड अब आपने मुझे कहा था ना कि मुझे आप अनइंटरप्टेड टाइम देंगे, तो मैं सिर्फ इतनी बात ये करना चाहती हूँ, मैं कोई अदालत की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं उन 3 जजेस की स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जो फैसला आया है उस फैसले को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर ये भंगड़े डाल रहे थे जब उसी अदालत उज़्मा के उन्हीं जजेस ने हमें निकाला था, तो उसके बाद तो वो बहुत अच्छी थी, उस पर जो इनकी ट्वीट्स आ रही थी और उस पर जो शाबाशें दी जा रही थी वो भी हमें याद है। और उसके बाद अभी ये जो आर्टिकल 6 का इख्तलाफी फैसला आया था, उसके बाद भी जो चीजें थी उस पर भी इन लोगों का जो रिएक्शन था। तो इसलिए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, जो इदारों पे जमीन तंग करते थे वही आज इदारों पर जमीन तंग करने का सोच रहे हैं। तो ये इदारों के लिए आई ओपनर है कि जिनको आपने दूध पिलाकर पास पोल कर यहाँ तक लेकर आए हैं, अब एक दफा फिर वो आपके ऊपर अटैक करने को तैयार है। चले, मैं आपका जवाब आ गया, मैंने ब्रेक ले लेनी है, यहाँ पे मैंने ब्रेक ले लेनी है, आ जाता हूं मैं फिर एक ब्रेक लेके फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। लास्ट कंक्लूडिंग सेगमेंट है ये। सेनेटर साहब शॉर्ट मुझे कमेंट दे दीजिएगा जी, क्या जल्द इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये मसले का वाहिद हल है पाकिस्तान का, जिसका अपना स्टांस दे दीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम, इसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, आवाम के ऊपर, बिलखसूस गरीब आवाम के ऊपर पड़ रहे हैं। जल्दी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जल्दी इंतखाबात होने चाहिए। नहीं होने जा रहे हैं, नहीं, मैं देखें, ये तो मैं कोई प्रेडिक्शन करने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं तो हकाइक की बुनियाद पर और जो ज़मीनी हकाइक उसकी बुनियाद पे बात करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि ये होनी चाहिए और इसके लिए इसी साल होनी चाहिए। इसके लिए एक पहले उस इलेक्शन से पहले एक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बुनियादी इश्यूज पे ऊपर, जिसमें इलेक्शंस लाए हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, जिसमें बाकी उमूर हैं जो मुतालिक जो इलेक्शन है, उन सारों के ऊपर एक कम अज कम कंसेंसस पैदा किया जाए। उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए ताकि फ्रेश मैंडेट मिले और ये जो सियासी अबतरी है और अदम इस्तेहकाम से है, कौम को इससे निजात मिल जाए। और मैं आपको बताऊं फरीद साहब, खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा तबका भी इसका हामी है। पीडीएम में भी एक बहुत बड़ा तबका इसका हामी है। मैं समझता हूँ सियासी स्पेक्ट्रम को शॉर्ट कमेंट दे दे इसके ऊपर। मेरी बारी आ जाए, मैं जवाब दे लूं, फिर आप इनसे पूछ लीजिएगा जो आपने पूछने। आलिया साहबा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे ही लूंगा मैं। डोंट वरी एट ऑल, नो इश्यूज एट ऑल। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ निहाल साहब की बात। सर अपना शॉर्ट जवाब दे दीजिए। इलेक्शंस होने जा रहे हैं इस साल। जनाब नवाज शरीफ साहब ने आज जो बात की है, सबसे पहले उस पर अमल करें, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें, जो मुश्ताक साहब ने कहा वो सारी चीजें करें, और उसके बाद रेस्ट एश्योर करें कि कोई गैर जमहूरी ताकतें और कुव्वतें पाकिस्तान को पीछे से चलाने की कोशिश ना करें। जिनको मैंडेट मिला, इलेक्शन मसले का हल नहीं है, बदनीयती से हट करके नेक नियति से मुल्क को चलाने वाली राइट हो गया, चले तो फिर आगे बढ़ सकते। ठीक हो गया। आलिया साहबा, इलेक्शन इसी साल हो रहे? देखें जी, मैं जो बात करी थी मैं उसी पर आगे छेड़ जाऊं। पहले मैंने आपको बताया 2019 में यही वाली खबर शाया हुई, उसी को कॉपी पेस्ट किया उमर चीमा ने जनवरी 6, 2022 को। एग्जैक्टली उसी के बाद ये यूसुफ नजर ने उसी को कॉपी पेस्ट किया 25 अप्रैल 2022 को, और फिर मुर्तजा अली शाह ने उसी खबर को नया दर के अंदर दोबारा किया 7 जनवरी 2022 को। मुझे तो ये समझ में नहीं आती, यहाँ पर बिलोचिस्तान डूब रहा
रहा है, यहाँ पर अंदरूने सिंध डूब रहा है, यहाँ पर डॉलर 250 का नहीं मिल रहा, पीएसओ की एलसीज नहीं खुल रही हैं, यहाँ पर इनकी कोई जो है ये जो उसके लिए एलएनजी के लिए कोई बिड लेने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स गिर रही है, रेमिटेंसेस गिर रही हैं। सारी बात हो गई, इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा 2022 में?